दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। वहीं जहानाबाद पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के सवाल पर कहा है कि लोकतंत्र में किसी को कहीं भी किसी भी जगह पर आने जाने की कोई भी रोक ठोक नहीं है, सबको इजाज़त है, कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से यदि कोई बिहार आता है तो फिर इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं होगा। बिहार में नफरत नहीं फैलने दिया जाएगा। यह शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भाजपा एवं आरएसएस पर भी जमकर के हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाने वाली पार्टी है और नफरत फैलाने को लेकर के कई तरह के कार्य करते रहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि केरला स्टोरी को लेकर के राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान केरला स्टोरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा था। वहीं अब एनसीपी नेता ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें मुस्लिम पति पत्नी ने एक हिंदू लड़की को गोद लिया, एक हिंदू बच्ची को गोद लिया और 22 साल होने पर उसकी शादी करा दी गई, वो भी हिंदू रीति रिवाज के साथ। एनसीपी नेता जितेंद्र अवहाड ने ट्विटर पर एक मुस्लिम पति पत्नी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि केरल के कासरगोड में अब्दुल्ला और खादिजा नाम की दंपति ने 10 साल की हिंदू लड़की को गोद लिया था जो आज वे 22 साल की है। अब्दुल्ला और खादिजा ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ ही हिंदू लड़के के साथ उस लड़की की शादी करवा दी गई। जितेंद्र ने आगे कहा है कि क्या कोई इस विषय पर फिल्म बना सकता है? सिर्फ नकारात्मक चीजें दिखा करके सांप्रदायिक दंगे कैसे करवाए जाए, इसके लिए 100% कोशिश की जा रही है। लेकिन देश में अमन चैन कैसे आए, इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी किसान हैं तो फिर अब केंद्र सरकार की तरफ से आपको पूरे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जाती है। अब केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को 3 लाख रुपए तक का तोहफा दे रही है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल जाएगी। जहाँ पीएम किसान स्कीम के अलावा सरकार किसानों को केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है, जिसमें किसानों को लाखों का फायदा मिल रहा है। वित्त मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड इशू करने का आदेश दिया था। देश में सबसे कम ब्याज वाली इस स्कीम के जरिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। बीच बीच में सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड लोन की राशि में सब्सिडी का भी ऐलान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सबसे कम ब्याज पर पैसा मिलता है। अधिकतर किसान कृषि कार्य में ज़रूरत पड़ने पर इससे पैसा लेते हैं। सरकार की तरफ से ये योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल से और ज़्यादा ब्याज से बचाने के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं की वजह और फिर उससे होने वाली मौतों के कारणों की रिसर्च रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। इस विषय के ऊपर गहन मंथन के लिए पिछले दिनों सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई थी। इसके बाद रिपोर्ट जारी हुआ है। आपको बता दूं कि साल 2021 में 2284 और साल 2022 में 4928 लोगों की जान सड़क हादसे में गई है। जहाँ इसका सबसे बड़ा वजह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण 2022 में 1309 लोगों की जान गई है। सड़क हादसे में जान जाने में पिछले एक साल में 115% की बढ़ोतरी हुई है। यातायात पुलिस की ओर से बताया गया है कि सड़क हादसे की सबसे बड़ी वजह गलत दिशा में गाड़ी का चलाना है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण 2022 में 1309 लोगों की जान गई है, जबकि साल 2021 में 903 लोगों की गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण जान चली गई थी। जानकारी के अनुसार 40% हादसा शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे हुआ है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना सड़क हादसों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। वहीं 68% हादसे ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। जब पिछले एक साल में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 1628 लोगों की जान गई है, हेलमेट नहीं पहनने के कारण। दूसरी ओर 4 पहिया गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं पहनने की वजह से 337 लोगों की जान गई है। जब वहीं 2022 में शराब पीकर के गाड़ी चलाने के कारण 71 हादसा हुआ है, जिसमें 40 लोगों की जान गई है। आपको बता दूं कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग के मानक के मुताबिक साल 2021 में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया था। साल 2022 का आंकड़ा तैयार हो रहा है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओडिशा जाने वाले हैं। जी हां, सीएम नीतीश कुमार नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात होगी, जब दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता को लेकर की बात होगी। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के ओडिशा दौरे को चाय नाश्ता का प्रोग्राम करार दिया है। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को कई नसीहत भी दी है। बीजेपी से खफा नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम चला रहे हैं, इसे लेकर के वे बिहार के बाहर देश का दौरा कर रहे हैं। जब 9 मई को ओडिशा जाने का उनका प्रोग्राम सेट हो गया है। उससे पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के दौरे के पीछे बिहार के विकास का कोई मकसद नहीं है, यह केवल चाय नाश्ता करने के लिए राज्यों में नेताओं के पास जा रहे हैं। ओडिशा जाने के पीछे उनका यही मकसद है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलेंगे और फिर चाय नाश्ता करके लौट जाएंगे, क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की जनता का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत है, राज्य के विकास के लिए काम नहीं कर रहा है और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख करके इस राज्य से उस राज्य का टूर कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आज के ज़माने में मोबाइल रखना आम बात हो गया है। बड़े लोगों के साथ छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल के कई फ़ायदे भी हैं तो फिर उनके कई नुकसान भी हैं। अब लोग मोबाइल के ज़रिए पल भर में किसी से बात या फिर लाइव चैट कर लेते हैं, या जिससे लोगों के बीच का कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है या कम हुआ है। साथ ही मोबाइल फ़ोन से लोगों में कई तरह की बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन के नुकसान को लेकर के एक रिसर्च सामने आया है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की पत्रिका यूरियन हार्ट जर्नल डिजिटल हेल्थ के एक रिसर्च में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक सप्ताह में आधे घंटे से ज़्यादा समय तक स्मार्टफोन पर बात करता है तो उसमें 12% हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इसे लेकर के शोधकर्ताओं का कहना है कि जितने समय तक लोग मोबाइल फ़ोन पर बात करने में बिताते हैं उतने ही उनके दिल पर असर पड़ता है। यानी कि स्मार्टफोन पर ज़्यादा वक्त बात करने का मतलब दिल पर असर पड़ता है। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एक सप्ताह में एक बार फ़ोन पर बात करता है तो फिर उसमें 7% तक का हाइपरटेंशन का खतरा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम यानी कि 13,984 थी जो लोग मोबाइल के जरिए 30 मिनट से अधिक बातचीत करते हैं, जहाँ उनमें 12% तक हाइपरटेंशन का खतरा रहता है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के आसार भी रहते हैं। स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग का असर सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं पड़ता है बल्कि महिलाओं पर भी एक समान देखने को मिलते हैं। यानी कि आपके पास स्मार्टफोन है और उस फ़ोन पर आप घंटों मोबाइल पर बात करते हैं, किसी से फ़ोन पर बात करते हैं, तो फिर ये आप समझ जाइए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उपचुनाव होने हैं। जब पंचायत उपचुनाव को लेकर के 25 मई को मतदान होगा, इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने विभिन्न विभागों को लेटर लिखा है। इसके अलावा इस पंचायत उप निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचित फोटो पहचान पत्र को आधार माना जाएगा, यानी कि वोटर ID को आधार माना जाएगा। दरअसल पंचायत उपचुनाव को लेकर के 25 मई को मतदान होना है। इस बात को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने विभिन्न विभागों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत उप निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान के लिए वोटर कार्ड को आधार माना जाएगा, यानी कि वोटर कार्ड के जरिए आप मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किन्हीं के पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो इसके लिए 16 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसे दिखा करके वे मतदान कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करेंगे कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में VIP प्रमुख और फिर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि ये सरकार का काम है कि जो गलत करे उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों की नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में बजरंग दल को प्रतिबंध उचित नहीं है। जब वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर के हो रही सियासत के विषय में पूछे जाने पर मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार उन्हें आने से रोक कहाँ रही है। जय सहनी ने कहा कि उसमें दिव्य शक्ति है तो बिहार की बेरोजगारी मिटा दें, बिहार के विकास के लिए कुछ करें। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट के द्वारा तत्काल रोक लगाए जाने के बाद जारी सियासी वाक युद्ध के बीच जदयू विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 80% देश ने जनगणना पूरा कर लिया, फिर केंद्र सरकार ने जनगणना पूरा क्यों नहीं किया है। जब पार्टी कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ गाने का वीडियो चला करके किया है। जी हाँ, जदयू प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार जनगणना की भी विरोधी है।
उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि एक तरफ बैठक में कहते हैं कि हम इसके पक्षधर हैं और दूसरी तरफ इसका विरोध कर रहे हैं और चुपके चुपके जातिगत जनगणना को निरस्त करने की साजिश रच रहे हैं। नीरज कुमार ने खुलासा किया है कि याचिकाकर्ता कौन है। उन्होंने बताया है कि याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्वलिटी केंद्र में ओबीसी आरक्षण का विरोध कर चुका है। उन्होंने कहा कि जाति गणना के रोक के लिए जो 6 आवेदन करता है वह सभी अमित शाह की दुलरुआ है। इसमें प्रोफेसर माखन लाल, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, प्रोफेसर कपिल कुमार, डॉक्टर भूरेलाल, अहना कुमारी और एक सोच एक प्रयास शामिल है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं के शह पर यह याचिका दाखिल की गई थी। नीरज कुमार ने पूछा है कि भाजपा बताएं कि इस संस्था का भाजपा से क्या संबंध है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं का फोटो और फिर वीडियो भी जारी किया है जिसमें वे केंद्र के कई मंत्री यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं। नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ जाति गणना विरोधी नहीं है, वे जनगणना विरोधी भी है। यह पिछले 150 सालों में पहली बार हो रहा है कि देश में 10 साल में जनगणना नहीं हो रहा है। अंतिम गणना 2011 में हुई थी, यह इसके बाद 2021 में तय था, लेकिन मोदी सरकार ने कोविड का बहाना बना करके आज तक गणना नहीं की है। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर बाबा के आगमन से पहले ही बिहार में उनको लेकर के विरोध शुरू हो गया है। आरजेडी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसी भी बाबा को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की कथा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा गया है। बाबा बागेश्वर की तरफ से दोनों को इस कथा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है, जिसके बाद से राजनीतिक जगत में हलचल पैदा हो गई है। एक तरफ जहां विरोध हो रहा है तो फिर वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को निमंत्रण भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि नौबतपुर की तरेतपाली में 13 मई से लेकर के 17 मई तक धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा करेंगे, जिसे लेकर के बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने उनका विरोध किया, इसके लिए अपनी एक सेना भी बनाई। उस सेना का नाम है DSS यानी कि धर्मनिरपेक्ष स्वयं सेवक संघ। दूसरी तरफ जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि बागेश्वर बाबा के आगमन से कोई फर्क मुझे या फिर बिहार को नहीं पड़ेगा। आसाराम भी पटना आए थे, उनका क्या हाल हुआ सभी जानते हैं। आसाराम अभी किस हाल में है वे सभी को मालूम है। जिन्हें इन जैसे बाबाओं का स्वागत करना है वे करें, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। जहां कर्नाटक चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है, क्योंकि वहां की जनता नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास करती है। कर्नाटक के लोगों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, भारी जीत हमारी होगी। यही कारण है कि कर्नाटक में जनता ने एक मत बनाकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रण लिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कांग्रेस ने जो नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो फिर कहां वो गरीब हटा। जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गरीबी हटाने का नारा देकर के काफी साल तक देश पर राज किया। कांग्रेस के शासनकाल में गरीबी बढ़ती गई। बीजेपी गरीबों की सरकार है और फिर इस सरकार के बनने के बाद गरीबी का विकास हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और जदयू एक दूसरे पर तीखे शब्दबान चला रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। इसी पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह को पहले अपने मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। सीएम का गृह जिला जल रहा है, राज्य में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, लेकिन ये लोग विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप अपने सीएम को क्यों नहीं बता पाते हैं और फिर समझा पाते हैं? भयभीत हैं क्या आप उनसे? बिहार में दर्जनों जान जा रही है। आपका जो क्षेत्र है मुंगेर, जहां हस्तिनापुर के गुलामों को ला करके पोस्टिंग कर रहा है, जरा मुंगेर और लखीसराय को अपराध मुक्त और फिर भ्रष्टाचार मुक्त बना दीजिए। आपका अपना घर जल रहा है। आपके सीएम विपक्षी एकजुटा कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को गोल बंद कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आरोप पर जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी अनाप शनाप बोल करके अपनी प्रतिष्ठा खत्म कर रही है। वे नेता विरोधी हैं और फिर एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, प्रतिष्ठित पद पर हैं, इसलिए अनाप शनाप और फिर अनलगर बातें बोलनी चाहिए।
दोस्तों, बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में महागठबंधन के नेताओं और फिर बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बीजेपी और आरएसएस का एजेंट होने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार के नाम पर गरीबों को गुमराह करते हैं। उन्होंने बिहार सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार में अंधविश्वास निवारण कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पर पप्पू यादव ने कहा है कि जब खालिस्तान की मांग करने वाला देशद्रोही है तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। जब देश में लोकतंत्र है, बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे चमत्कारी बाबा से दूर रहें। पप्पू यादव ने कहा है कि वे किसी संत के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो किसी पार्टी के एजेंडे पर चलते हैं उनका विरोध करते हैं। वे मोरारी बापू को एक अच्छा कथावाचक मानते हैं, यह क्योंकि वे चमत्कार पर कुछ नहीं बोलते। जो संत होते हैं वो एक विज्ञान और मानव जीवन को बांधने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर चमत्कार दिखा करके गरीबों को गुमराह करते हैं, बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, बिहार चरक की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार बुद्ध और महावीर की भूमि है। इस भूमि पर अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की एक मंत्री ने अपने बेटे का नाम पर वीरेंद्र धाम बनाया है, जहां पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। बिहार को वीरेंद्र धाम की जरूरत है, बागेश्वर धाम की नहीं। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार समेत पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां भी बिहार में तेज होती जा रही है। अभी तक बिहार की सियासत में एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुख्य लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी एक तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश में जुट गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी लगातार अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। यह कुछ दिन पहले ही जनसुराज पार्टी में 6 पूर्व नौकरशाह यानी कि आईएएस को शामिल किया गया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 12 पूर्व आईपीएस अधिकारियों को शामिल करवाया गया है, जिसमें 8 तो आज शामिल हो गए हैं, 4 ने अपने शामिल होने की सहमति दे दी है। जनसुराज में शामिल हुए अधिकारियों का कहना है कि नौकरी के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले देखे, लेकिन विभागीय मजबूरियों की वजह से वे उस पर सवाल नहीं उठा सकते थे। लेकिन आज अब रिटायरमेंट के बाद उनकी ये इच्छा है कि समाज में जागृति आए और सुधार हो। इसी कारण उन्होंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया है। जनसुराज में आज 12 पूर्व आईपीएस अधिकारी शामिल हुए, जिससे जनसुराज का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये सभी आईएएस आईपीएस नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में काम कर चुके हैं। रिटायर्ड डीआईजी एसके पासवान कहते हैं कि व्यवस्था को बदलने की मुहिम में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग भी उनकी मुहिम में बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के शामिल हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार का मौसम फिर से करवट ले चुका है। जब तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बिहार में गर्मी अब बढ़ेगी। जब करीब 2 सप्ताह तक बिहार में मौसम का मिजाज नरम रहने के बाद अब फिर से गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। शनिवार को अधिकतर जिलों का पारा चढ़ा रहा। वहीं 11 मई तक मौसम शुष्क रहने के आसार मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। कई जगहों पर बादलों की भी हाजिरी रहेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र और फिर भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 से 11 मई तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं, हालांकि बारिश की संभावना 11 मई तक नहीं है। आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने और पछुआ हवा चलने के कारण 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यहाँ सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 45 से 50% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 24 के तहत एक तरफ विपक्ष एकजुटता की कवायद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी शुरू हो गई है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनने देने की बात कह रहे हैं।
ऐसे में यह रणनीति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के रूप में माना जा रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, उसका पार्टी की ओर से खंडन भी नहीं किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इससे इनकार नहीं किया है। यह पार्टी के वरिष्ठ नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़े जीत पक्की है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तभी चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे जब विपक्ष की एकजुटता हो जाएगी। ऐसे में फिलहाल नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। साल 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि उससे पहले वे विधायक भी बने हैं और सांसद भी बने हैं, या केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से वे विधान परिषद के सदस्य बनते रहे हैं। जब बिहार में जब महागठबंधन बना तो फिर उस समय भी नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा होने लगी। दोस्तों, बिहार के सासाराम में लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्हें मुरादाबाद नहर में नोट के बंडल दिखाई दिए। जी हाँ, देखते ही देखते इन नोटों को लूटने की होड़ मच गई और बड़ी संख्या में लोग इन्हें लेने के लिए नाले में कूद पड़े। बताया जा रहा है कि अधिकांश नोट 10 और 100 रुपए के हैं। नोटों की लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि सुबह सुबह लोगों ने नोट के बंडल पानी में तैरते दिखे, या कुछ लोग पानी में उतर करके नोट का बंडल लूटने लगे। उन्हें देख करके अन्य लोग भी पानी में उतर गए। देखते ही देखते नोट लूटने के लिए होड़ मच गई। या कोई नोट निकाल रहा था तो फिर कोई उन्हें सुखाने का प्रयास कर रहा था। नोटों की हालात देख करके कहा जा रहा है कि ये नोट लंबे समय से नहर में रहे होंगे। जब वीडियो वायरल होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि नहर में आखिर रुपए के इतने बंडल कहां से आए, इसे किसने और क्यों यहां पर फेंका है। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। जब पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसका कहना है कि कुछ लोगों ने पानी में नोटों के बंडल होने की बात कही है। हालांकि ये अफवाह भी हो सकती है, जांच के बाद ही मामले पर कुछ कहा जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नालंदा जिला से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ शादी के चंद घंटे बाद ही दूल्हा दुल्हन की एक साथ दर्दनाक जान चली गई। जहाँ एक पल में दो परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। जिस कार में दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा करा करके ले जा रहा था, कार सड़क के नीचे उतर गई। दूल्हा एवं दुल्हन की मौके पर ही जान चली गई। दुर्घटना में दूल्हे का बहनोई गंभीर घायल हो गया है। जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ट्रैक्टर समेत फरार हुए चालक तलाश आरंभ कर दी है। शुक्रवार को गिरिये के सतोवा गाँव के रहने वाले कारू चौधरी की बेटी पुष्पा कुमारी और श्याम कुमार के साथ शादी हुई थी। यह शनिवार दोपहर को पुष्पा को विदा किया गया था। यह इनोवा कार में श्याम अपनी दुल्हन पुष्पा एवं बहनोई के साथ अपने गांव निकला था। दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच उनकी गाड़ी पुरेनी गांव के पास पहुंची ही थी कि तभी रेत से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसकी वजह से कार सड़क से नीचे उतर गई। श्याम और पुष्पा की मौके पर ही जान चली गई। श्याम का बहनोई और फिर कार का ड्राइवर बुरी तरीके से चोटिल हो गया। वहीं पर दूल्हा दुल्हन की ही जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कोई भी मुद्दा राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वह देश की सरकार मणिपुर जल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बंसी बजा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और हिंसक प्रदर्शन के बाद स्थिति अभी तक नियंत्रण में नहीं है। ललन सिंह ने ट्वीट करके कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के पूर्वोत्तर में मणिपुर जल रहा है और आप कर्नाटक के चुनाव में रोड शो कर रहे हैं। वहां धार्मिक उन्माद कैसे फैले और चुनाव में लाभ मिले, इसमें व्यस्त हैं। मणिपुर की समस्या के निराकरण की बात तो छोड़ दीजिए, आप संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। वह देश के सरकार मणिपुर जल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बंसी बजा रहे हैं। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर देश के वर्तमान मुद्दों को लेकर के सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, यहाँ 54 नागरिकों की जान चली गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हमारे वीर जवान शहादत दे रहे हैं। इसके बावजूद भी गृह मंत्री और पीएम की तरफ से 2 शब्द संवेदना की नहीं निकल रहे हैं। भाजपा के लोग कभी खिलाड़ियों को लेकर के कुछ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा उनकी आवाज़ कभी भी किसानों को लेकर के नहीं निकलती है। गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री देशवासियों की कमाई के करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च करके चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लीन हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कोसी बिहार के अंतर्गत जोगबनी की नेपाल भारत सीमा के नेपाल भाग में जोगबनी विराटनगर मार्ग पर टैक्सी स्टैंड के पास से नेपाल के विशेष पुलिस बल ने 54 तोला सोना और 8 किलो चांदी सहित 7,50,000 भारतीय नोट के साथ 2 भारतीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। नेपाल पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। यह कार्रवाई की जानकारी महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं थी। मामले की पुष्टि करते हुए कोसी प्रदेश के पुलिस प्रमुख राजेश नाथ बंसतोले ने कहा कि सूचना मिली थी कि सोने की बड़ी खेप भारत जाने वाली है। सूचना पर जांच के दौरान नेपाली नंबर की मारुति वैन संख्या 2H1495 से सोना, चांदी और पैसे की बरामदगी हुई है। इधर गिरफ्तार भारतीय नागरिक विनोद मुरारका और उसकी पत्नी पुष्पा मुरारका है, जो कटिहार के रहने वाले हैं। यह नेपाल पुलिस को बरामद सोना और फिर चांदी की अनुमानित कीमत 90 लाख रुपये आंकी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अभी आम और लीची का मौसम है। जब बागानों में पेड़ों पर फल लगे हैं, बिहार में किसान व्यावसायिक खेती के रूप में आम और लीची उपजाते हैं। इन दोनों राज्य की आबोहवा भी इन दोनों फलों की तरह अनुकूल है। जब सुबह में पूर्वा और दोपहर में चल रही पछुआ हवा से लीची और आम के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। मौसम शुष्क रहने से लीची में तेजी से लालिमा आ रही है। आम का आकार भी बड़ा हो रहा है। व्यापारी 10 मई के बाद लीची की तुराई करने की तैयारी में हैं। मुजफ्फरपुर की लीची और भागलपुर का आम विश्व भर में यानी कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन्हें जीआई टैग भी मिल चुका है। यह राज्य के किसानों और फिर कृषि वैज्ञानिकों की नज़र मौसम पर है। यहाँ अगर तापमान में वृद्धि हुई तो फिर आम में फल छेदक बीमारी हो सकती है। लीची भी फट सकती है, जो उसमें निजात पाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अंत और फिर जून की शुरुआत में किशनभोग और दशहरी आम दस्तक देने लगेगा। अभी का मौसम आम और लीची दोनों के लिए अनुकूल है। जब सुबह में पूर्वा और फिर दोपहर बाद पछुआ हवा लाभप्रद हो रहा है, जिससे फल तैयार हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि शादी जिंदगी का एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसके लिए लोग ना जाने कितनी तैयारियां करते हैं। सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि 2 परिवार का मिलन होता है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि जिस दिन के लिए इतनी तैयारियां की गई हो, उस दिन बवाल मच जाए तो फिर क्या होगा। यह मामला बिहार के सारण जिले से है, जहाँ शादी के लंबे समय पहले से ही परिवार में तैयारियां चल रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन आखिरी मौके पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के इनकार करने की वजह बेहद हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक छपरा के रहने वाले राजेश कुमार की शादी रिंकू कुमारी नाम की महिला से होने जा रही थी। शादी की रस्में हो रही थी कि राजेश को दुल्हन की बहन पुतुल का कॉल आ गया। जब पुतुल ने राजेश को धमकी दी कि अगर उसने बहन से शादी की तो फिर बिल्डिंग से कूद करके अपनी जान दे देगी। इसके बाद क्या था, फिर शादी की रस्मों के बीच में राजेश ने परिवार को बताया है कि वह दुल्हन की बहन से प्यार करता है। लेकिन ये बात दोनों ही परिवार को नागवार गुजरी और सब आपस में लड़ने लगे। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों को आपस में बातचीत के लिए सुलझाया। दूल्हे राजेश ने बताया है कि वे रिंकू से शादी तय होने से पहले से भी पुतुल को जानता है। यह दोनों की मुलाकात छपरा में हुई है, जब पुतुल अपने एग्ज़ाम देने आई थी। इसके बाद से ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। यह दोनों की लव स्टोरी सुनने के बाद परिवार वालों ने तय किया है कि अब इन्हीं दोनों की शादी कराएंगे। ये मामला अब सुर्खियों में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। वे लगातार स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए तरह तरह का प्रयास करते हैं। या कभी कभी रात में अस्पताल में चले जाते हैं निरीक्षण करने के लिए। जब इसी को लेकर के गड़बड़ी को देखने के बाद स्वास्थ्य महकमे के सभी आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है और कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसका एक उदाहरण कल उस समय देखने को मिला जब बिहार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मुजफ्फरपुर के SKMCH का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान वे अस्पताल की एक घटना को देख करके इस कदर भड़क गए कि वहां मौजूद सभी डॉक्टरों की सांसें फूलने लगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत SKMCH का निरीक्षण करने पहुंच गए थे, जहां उन्हें OPD में कई डॉक्टर बिना एप्रन में दिखे। जिसके बाद प्रत्यय अमृत गुस्से से लाल हो गए और लगातार कई सवाल डॉक्टरों से कर डाले, जिसके मौके पर मौजूद सभी डॉक्टरों की सांसें फूलने लगी। डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि वे एप्रन में ही रहें, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। OPD के निरीक्षण के बाद उन्होंने डेंटल वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां डेंटल वार्ड में मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसके साथ ही वार्ड में अन्य कई जरूरी उपकरणों की भी कमी दिखी। जिसके बाद प्रधान सचिव ने इसको लेकर के कई सवाल पूछे, जिसका जवाब से वो संतुष्ट दिखे। दोस्तों अब खबर बिहार के नालंदा जिला से है। नालंदा जिला के सिलाव से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 4 बच्चों के मां बाप पर
प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि दोनों अपने परिवार को दरकिनार करके एक दूसरे के साथ जिंदगी व्यतीत करने के लिए पहले से शादीशुदा प्रेमिका कोर्ट से शादी के लिए बंधन में बंधकर थाना पहुंच गए। नालंदा जिला की सिलाव थाना क्षेत्र की गोरमा गांव का है, जहां संजय चौधरी अपनी धर्मपत्नी रिंकू देवी और फिर 4 बच्चों को छोड़ करके पड़ोस के ही कृष्ण चौधरी की पत्नी से दिल लगा बैठा। वही प्रेमिका खुद भी 4 बच्चों की मां है, जहां उसके पति की गैर मौजूदगी में संजय से प्यार कर बैठी और दोनों अपने बच्चों की भविष्य की चिंता ना करके प्यार में दीवाने हो गए और एक दूसरे के संग जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। जहाँ शनिवार को प्रेमिका के साथ संजय चौधरी की धर्मपत्नी रिंकू देवी अपने सास तथा नहर के सौजन के साथ थाने पहुंची। पत्नी रिंकू देवी एवं उसका सास ने बताया है कि पड़ोसी महिला रेखा देवी, जिसका पति सऊदी में काम करने के लिए गया हुआ है, वे 4 बच्चों की मां है। जहां उसने अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके पति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस बात का जब हम लोगों ने विरोध किया तो फिर पूरे घर वालों के साथ मारपीट भी करने पर उतारू हो जाता है। कहा कि जब मामला हद से पार हो गया तो फिर हम लोग इंसाफ के लिए थाने पहुंच गए। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया है कि दोनों प्रेमिका कोर्ट में शादी करने की बात बता रहे हैं और दोनों साथ रहने के लिए राजी हैं। बताया है कि प्रेमी संजय चौधरी दोनों पत्नियों को रखने की बात कह रहे हैं। मामले की पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला इसी थाना क्षेत्र के दुराड़ो बिगा गाँव का है, जहाँ 4 बच्चों की माँ एक पड़ोसी के साथ प्रेम प्रसंग में फरार बताई जा रही है। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि एक ही घर के सभी बच्चे आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर हो, या कभी ये देखा है कि एक ही घर में सभी भाई बहन सिविल सर्विसेज में हो, आईएएस आईपीएस बने? अभी हम आपको एक ऐसे ही घर की कहानी सुनाने वाले हैं जहां 4 भाई बहनों ने एक एक करके यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर डाली है और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि जहां कभी कभी पूरे खानदान में एक आध बच्चा यूपीएससी क्लियर करता है, वहां इन 4 भाई बहनों यानी कि योगेश, माधवी, लोकेश, क्षमा ने एक ही समय में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन करके दिखा दिया है। दरअसल ये चारों भाई बहन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जहां इनके पिता अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ 2 कमरों के मकान में रहा करते थे। अनिल मिश्रा के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनका नाम योगेश, लोकेश, माधवी और क्षमा है। मिश्रा जी का सपना था कि वे अपने बच्चों को सफलता के शिखर पर चढ़ते हुए देखें और फिर यही कारण है कि उन्होंने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कोताही नहीं बरती। आज उसी का परिणाम है कि अनिल मिश्रा गर्व से छाती चौड़ी करके चलते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे पूरे बिहार में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है। हालांकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में विवाद भी सामने आए हैं। जब से बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने शुरू हुए हैं, तभी से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के विवाद सामने आ रहे हैं और तरह तरह से इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आता है या फिर हैकरों द्वारा इसको हैक कर लिया जाता है। आपको बता दूं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के किसी विवाद की स्थिति में उसकी 3rd पार्टी लैब में जांच कराई जाएगी। इस लैब में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के सॉफ्टवेयर के साथ ही हार्डवेयर प्रशिक्षण भी व्यवस्था होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई प्रीपेड मीटर व्यवस्था में 3rd पार्टी लैब को जरूरी बताते हुए कहा है कि इस व्यवस्था को मंजूरी देने से पहले उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर की मंजूरी को लेकर के हुई सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एससी चौरासिया की बेंच ने माना है कि उपभोक्ताओं की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सटीकता को लेकर के आ रहे सभी विवाद अनुचित नहीं हो सकते। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर केंद्र सरकार की एजेंसी EESL के माध्यम से बिहार डिस्कॉम द्वारा लगवाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य में 3rd पार्टी मीटर टेस्टिंग लैब जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं को मीटर की सटीकता की वास्तविक स्थिति पता चल सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने बयान जारी करके कहा है कि बिहार की धरती ज्ञान, विज्ञान, शांति और अहिंसा की रही है। लोकतंत्र की जननी बिहार में अवस्थित को देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को बिहार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में सकारात्मक सहयोग प्रदान करना चाहिए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ऐसे बयानों से हमें बचना होगा जो समाज में उत्तेजना और फिर नफरत फैलाता हो। एक सनातन अनुयायी के नाते मेरा मानना है कि प्रत्येक हिंदू देवों के गौरव गाथा के श्रवण की आकांक्षा है। हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति में साधु संतों के स्वागत का इतिहास रहा है। ईश्वर चर्चा से व्यक्ति एवं स्थान दोष मुक्त हो जाता है।
दोस्तों अब बात करेंगे कि देश में आगामी साल में लोकसभा का चुनाव होना है, जहां इस चुनाव को लेकर के सत्तारूढ़ दल और फिर विपक्ष में बैठी पार्टियां अपनी तरीके से तैयारी में जुट गई है। जहां विपक्ष की तरफ से लोकसभा के लिए एकजुटता बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर वही भाजपा का कहना है कि देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बनने वाली है। वहीं इस चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में महागठबंधन शून्य पर सिमटने वाली है। दरअसल भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री बिहार पहुंचे तो फिर उनसे ये सवाल किया गया है कि नीतीश कुमार अब विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के अब नवीन पटनायक से मिलने जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाजपा का इस बार बुरा हाल होने वाला है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि पिछली बार एनडीए ने राज्य में 40 सीटों में से 39 पर जीत हासिल किया था। इस बार हम लोग सभी 40 सीटों पर बहुमत लाने वाले हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जो 8 मई को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 10 मई को यहां मतदान होना है। 224 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव के नतीजे 13 मई को सभी के सामने होंगे। इस नतीजों को यानी कि इस रिजल्ट को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी पार्टियां दमखम से जनता को लुभाने में लगी हुई है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली है। ऐसे में सभी लोगों के मन में एक सवाल कौन रहा है कि कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, जनता किसके सिर पर ताज रखेगी। ये जानने के लिए सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल जारी किया है। इससे पहले 2 ओपिनियन पोल आ चुकी हैं, जिसमें राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके सामने आई थी। तो आइए जानते हैं कि राज्य में यानी कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनती दिख रही है। तो कर्नाटक के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है। जी हाँ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई है और उसको 110 सीटों से 122 सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर के सामने आ सकती है, उसे 75 से 88 सीटें मिलने का अनुमान है। तो फिर वही जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिलती दिख रही है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती है। वहीं पर सी वोटर ने मतदान से पहले कर्नाटक की जनता से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है। ओपिनियन पोल में शामिल लोगों में से 48% लोगों को पीएम मोदी का कामकाज अच्छा लगा। वहीं 33% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पीएम मोदी का कामकाज खराब लगा। साथ ही 19% लोगों को प्रधानमंत्री का कामकाज औसत लगा है। दोस्तों बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले के डिंगोरी पहुंचे और कहा कि हिंदू खतरे में हैं, इसलिए हम देश भर में हनुमान चालीसा केंद्र बना करके उन्हें जगाने का काम करेंगे। प्रवीण तोगड़िया ने गांव-गांव में साप्ताहिक हनुमान चालीसा पर जोर दिया है। इसके अलावा तोगड़िया ने द केरला स्टोरी को लेकर के भी बयान दिया है। तोगड़िया ने कहा है कि फिल्म वास्तविक घटना का चित्रण करती है, हिंदू लड़कियों को बचाना जरूरी है। उन्होंने विपक्ष के सवालों को लेकर के कहा है कि हर एक का काम है बोलने का अधिकार भी है, हिंदू लड़कियों की रक्षा होनी चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।